नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है वो हम लोग इस चैनल पे करा रहे हैं। आज ये आपका है पेपर 27 जनवरी की 2019 को जो पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ था वो पेपर है। इसको भी 2 पार्ट में ही हम करेंगे जैसे पिछले पेपर हम करते हैं। बाकी आपको अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपका डाउट है जो समझ में नहीं आ रहा है तो उसके मेरे इंस्टाग्राम पे सेंड करते हैं ना, वो भी वीडियो में इंक्लूड कर लिया जाएगा। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, एकदम हलवा क्वेश्चन आपके सामने है। देख लो क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन को मिस करना तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं होगी फिर एग्जाम में कोई। देखो क्वेश्चन क्या है, एक्स के पास बैंक खाते में जमा राशि, ये कोई राशि जमा है, उसके बाद 74.35 रुपये जमा करने और 50.17 निकालने के बाद वह अपने बैंक राशि से 5 रुपये में अगर एक चॉकलेट खरीदे तो कितनी चॉकलेट खरीदेगा। कैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। वो कोई राशि है उसके बैंक अकाउंट में, उसके बाद वो 74.35 रुपये जमा करता है और 50.17 रुपये निकालता है। पहले इसी में से इसको निकाल लो, ये बचता है आपका 24.18। 100 रुपये 82 पहले से उसके अकाउंट में है, 82 पैसे है, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा उसके बैंक में 125 रुपये। 5 रुपये की एक चॉकलेट खरीदता है, टोटल कितनी चॉकलेट खरीदेगा? 25 चॉकलेट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन था, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ भी आएंगे, अभी आगे देख लेते हैं। साथियों, अगला सवाल आपके सामने है, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सवाल है, न्यूनतम संख्या क्या है जिसे प्रत्येक स्थिति में 12, 20 और 24 से विभाजित करने पर 8 शेष बचता है। आपको न्यूनतम का मतलब है छोटी से छोटी, वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसको 12, 20 और 24 तीनों से एक साथ भाग दिया जाए या अलग अलग नंबर से तीनों से भाग दिया जाए, उसके बाद उसमें 8 शेष बच जाए। तो अगर सबसे पहले तो आपको ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा जो 12, 20 और 24 इन तीनों से कट जाता है या इन तीनों से पहले पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसके बाद उसमें 8 जोड़ देंगे तो वो 8 शेष हर कंडीशन में बनाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको करना है 12, 20 और 24 इन तीन का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, सबसे बड़े नंबर को देखो क्या इन दोनों से कटता है। 12 से कट जाएगा लेकिन 20 से नहीं कटेगा। अब इस 24 का मल्टीपल आपको ऐसा देखना है जो 20 से कट जाए। 12 से होता है वो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 24 आपका 12 से कट रहा है। 24 का अगला मल्टीपल होता है 48, 20 से नहीं कटेगा। 48 से अगला होता है 72, 20 से नहीं कटेगा। इससे अगला होता है 96, 20 से नहीं कटेगा, तीनों में कोई नहीं कटता। इससे अगला मल्टीपल होगा 120, 12 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा। तो 120 क्या है, 120 इन तीनों का एलसीएम है। 120 ऐसी संख्या है जो 12 से भी कट जाएगी, 20 से भी कट जाएगी और 24 से भी कट जाएगी। लेकिन आपको ऐसी संख्या चाहिए थी जिसमें 8 शेष बचे। तो 120 में क्या करेंगे, आप 8 जोड़ देंगे प्लस 8, तो ये संख्या आ गई आपकी 128। अब जब 128 को आप भाग करेंगे, 12 से भाग करेंगे तो ये 8 शेष बच जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा पूरा कट रहा था, ये शेष बच जाएगा। जब आप 20 से भाग करेंगे तो भी आपका ये शेष बच जाएगा और 24 से भाग करेंगे तो भी आपका ये 8 शेष बच जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करना है, सबसे पहले एलसीएम ले लो, फिर बाद में जो भी शेष बचाना है उसको जोड़ दो। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था। अब देखिए आगे के सवाल इसमें कैसे लेवल बढ़ता जाता है क्वेश्चन का। अच्छे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसका भी आगे क्वेश्चन आएंगे। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको कराया था। देखिए इसको मैं फिर बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। उम्मीद है ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन कहता है आपसे कि 2x + 3 का जो रेशो है 5x + 4 के साथ, वो रेशो 3:4 का त्रिगुणात्मक अनुपात है। त्रिगुणात्मक क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। जैसे कोई रेशो है आपके सामने A:B, अगर इसका त्रिगुणात्मक रेशो आपको फाइंड करना है तो वो होगा A⁻3/B⁻3, ये रेशो होता है। तो अब क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि इसका और इसका जो रेशो होगा वो 3⁻3 रेशो 4⁻3 इस रेशो के इक्वल होगा। तो आप सेम पिछले क्वेश्चन की तरह कंडीशन बना सकते हैं। जैसे 2x + 3 का रेशो बनेगा 5x + 4, ये रेशो आपका इक्वल होगा 3 का रेशो 3⁻3 रेशो 4⁻3, इस रेशो के इक्वल होगा। अब या तो आप इनको वैल्यू को अपोन में रख लीजिए, इसको ऊपर रखिए, इसको नीचे रखिए, इधर इसको ऊपर रखिए, इसको नीचे रखिए, तब सोल्व कर ले। वरना दूसरा मेथड ये है कि इसके इक्वल आप इसको रखिए और अगर जो x की वैल्यू निकलेगी वो इस कंडीशन में रख के सेटिस्फाई करता है दूसरी कंडीशन में, तो आपका देखिए दो कंडीशन ये बनेगी। पहली कंडीशन बनेगी आपकी 2x + 3 = 3⁻3, यहाँ से x की एक वैल्यू आएगी और वो वैल्यू अगर 5x + 4 = 4⁻3 को सेटिस्फाई करती है तो वही x की वैल्यू हो जाएगी। वरना दूसरा तरीका सोल्व करने का आपका ये है कि आप इसको ऐसे रख ले 2x + 3 बटे 5x + 4 = 3⁻3 बटे 4⁻3। फिर ऐसे इसको आप सोल्व कर सकते हैं वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मैं इस मेथड से आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे
2x प्लस 3 इक्वल 27, 2x इक्वल 24, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। अब 12 इसमें रखिए आप, 12 इसमें रखें तो 12 पंजे 60 प्लस 4 64, और 4 की पावर 3 होती है 64। वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, तो यानी कि x की वैल्यू है आपकी 12। x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अब क्वेश्चन कहता है तो x का वर्ग ज्ञात करो। 12 का वर्ग क्या हो जाएगा, 12 का वर्ग हो जाएगा आपका 144, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखें कि ऐसे सवाल अगर पेपर में आ जाए तो आपको कैसे करना है। अब देखिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अब आपके सामने है सवाल नंबर 4। देखिए ये सवाल आपका एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ऐसा सवाल अगर पेपर में आए तो आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। एक छात्र एक परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करता है। 4 विषयों में ये उसके नंबर है, 5वें विषय में उसके अंक ज्ञात करो। देखिए इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली जो लाइन है वो यही है कि परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करता है। 85% अंक प्राप्त करने का मतलब है यदि किसी बच्चे के 85% मार्क्स है तो इसका मतलब है कि उसका 85 औसत रहा है। यानी जितने सब्जेक्ट है, अगर 5 विषय है तो 5 के 5 विषय में उसके नंबर है 85, 85, 85, ऐसे 85 और 85। ये इसका मतलब होता है औसत का, कि यानी कि अगर ऊपर नीचे करके जिसमें नंबर ज्यादा है उसमें कम कर दे, जिसमें कम है उसमें ज्यादा कर दे, तो सारे नंबर उसके 85 हो जाते हैं। तो 85% अंक प्राप्त करने का मतलब सीधा सीधा ये है कि 85 उसका औसत है। अब देखिए 4 सब्जेक्ट के नंबर मालूम है हमको, दिए गए हैं क्वेश्चन में। पहले सब्जेक्ट में है 79, दूसरे में है 81, तीसरे में है 88, और चौथे में है 94, और पांचवे में आपको ज्ञात करने हैं। अब देखिए 79 है लेकिन एवरेज कहता है कि 85 होने चाहिए थे। अगर इस 79 को हमें 85 करना है तो इसको हमें प्लस 6 नंबर देने पड़ेंगे। जब 6 नंबर हम इसको दे देंगे तभी तो हम 85 एवरेज पे पहुंचेंगे, इसको 85 पे पहुंचाएंगे। अब जैसे 81 है, अगर इसको 85 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी 4 नंबर देने पड़ेंगे, तो 10 नंबर हमें देने पड़ेंगे अपनी साइड से। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 88, अगर इसको 85 करना है तो इसको -3 करना पड़ेगा, और 94 है, इसको आपको 85 करना है तो इसको -9 आपको करना पड़ेगा। प्लस के होते हैं आपके 10 और माइनस के होते हैं आपके 12, तो यहाँ से 10 आपका खत्म हो जाता है, बचता है आपका -2। यानी कि यहाँ जो भी, अगर यहाँ 85 आपको करना है तो यहाँ 85 में से आपको -2 करने पड़ेंगे। यानी ये जो तीसरा 5वां सब्जेक्ट है इसमें इस बच्चे के नंबर है 83। अगर यहाँ आपको 85 करना है तो उसमें से -2 आपको करने पड़ेंगे, तब आपका उसका बच्चे का सही नंबर आपका आ जाएगा 5वें सब्जेक्ट का। तो ऐसे करके आप एवरेज के क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको समझना है थोड़ा, औसत को समझ लीजिए अच्छे से। एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम भी नहीं लगता, आप सीधा यही कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इसको +6 हो गए, +4 हो गए, +10 हो गए, -3 7 बचे, और 9 माइनस के 9 आ गए तो -2 बचे। 85 में से -2 कर दो, 83 उसके 5वें सब्जेक्ट के नंबर आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको कॉपी पेन कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बस मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से क्वेश्चन को किया। अब देखिए आगे के दोस्तों, ये है सवाल नंबर 5। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, लाभ और हानि का सवाल है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत हेल्प करते हैं आपको एग्जाम में, क्योंकि इन क्वेश्चन को हर बच्चा सोल्व नहीं करता है। तो इसका फायदा ये मिलता है कि अगर आपने ऐसा क्वेश्चन कर दिया तो आप काफी बच्चों को पीछे छोड़ देंगे और आगे निकल जाएंगे। सवाल देखो, सवाल क्या है। कुछ वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया जाता है या किया गया था। इस प्रकार की वस्तुओं में एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया और दूसरी को अंकित मूल्य पर 10% हानि पर बेचा गया। कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। यानी कि जितनी कुछ हमारे पास कुछ वस्तुएं थी उनमें 25% अधिक अंकित मूल्य हमने उन पर एंटर कर दिया, उन पर प्रिंट कर दिया। उसके बाद एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया और एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया। तो दोनों वस्तुओं के व्यापार में जो लाभ हुआ वो कितना प्रतिशत हुआ, तो वो आपको काउंट करना है। सबसे पहले देखो, मान लो कोई वस्तु है जिसका रेट है हमारे पास 100 रुपए, तो उसने कहा उसको 25% अधिक अंकित कर दिया जाए। तो वस्तु का जो मूल्य था हमने उसको अंकित कर दिया 25% अधिक। अगर 100 को 25% अधिक आप निकालेंगे तो आप जानते हो सीधा सीधा 125 हो जाएगा। तो एमआरपी हो गया आपका 125। हर एक वस्तु का रेट है 125। अब वो कहता है इसको 20% लाभ पर बेचा गया। सॉरी, पहली वस्तु है, इसको 20% लाभ पर बेचा गया। 120 पर जब इसको बेचा जाएगा बटे 100, 10 से यहाँ ये दशमलव आ जाएगी, 12 पंजे 60,
6 12 दूनी 24, 6 30, 3 12 एकम 12 3 15, 150। तो ये वस्तु बिकी आपकी 150 रुपए की। और दूसरी वस्तु है जिसको 10% हानि पर बेचा गया। जब 10% हानि पर बेचा जाएगा, 10% की हानि होगी तो वस्तु बचेगी 90 बटे 100। इसको भी कैलकुलेट कर दीजिए आप। 9 पंजे 45, 5 4 9 दूनी 18 4 22 2 1 9 एकम 9 2 11, 112.5। तो जो वस्तु आपकी 100 रुपए की थी, ये वस्तु थी हमारे पास 100 रुपए की, इसमें एक वस्तु को बेचा गया 150 पर और दूसरी वस्तु को बेचा गया 112 पर। तो दो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एक वस्तु 100 की है तो दो वस्तु हो जाएगी आपकी 200 रुपए की, यानी 200 रुपए का जो सामान था वो आपका बिका है। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, दोनों का आपका प्राइस आ जाएगा दोनों का कि दोनों वस्तुएं कितने की बिकी है। इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 262.5, यानी 200 रुपए का सामान 262.5 में बिका है। तो लाभ कितना हुआ आपको? 62.5 का लाभ हुआ कितने पे? 200 पे। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 से इसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा आपका 31.25%। तो इस पूरे सौदे में आपको 31.25% का लाभ हुआ है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया सवाल था। ऐसे सवाल आपको अगर हल करने आ गए तो आप मैथ्स में 19 में से 19 स्कोर करके जरूर आएंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप कर रहे हैं। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा आता है। साथियों ये सवाल है, बट्टे का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है उसके बाद ही आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। 20% और 10% के दो क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु को 954 रुपए में बेचा गया। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। मान लो वस्तु है कोई जिसका अंकित मूल्य है x मानना जरूरी नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। देखो x कोई वस्तु है, इस पे पहली छूट दी गई 20%। जब किसी वस्तु पे 20% कम कर दिया जाएगा तो वस्तु बचेगी कितनी? 80%। तो x कोई वैल्यू है जिसमें 20% की छूट दी गई, तो x की वैल्यू बची 80%। परसेंट के लिए बटे में 100 आ जाएगा गुना, फिर एक छूट और दी गई 10% की, तो जब वस्तु पे 10% की छूट दी जाएगी तो बचेगी कितनी? 90%। 90% आगे बच गई, तो 90% के लिए बटे में 100 आ जाएगा। ये इस वस्तु पर 80% होने के बाद और 90% होने के बाद जो वस्तु का मूल्य है वो हो जाता है 954 रुपए। ठीक है। अब x की वैल्यू अगर सीधा निकाल देंगे तो वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। 2 जीरो से अब 2 जीरो काट दिए, हो जाएगा x गुना 8 गुना 9 बटे 100 बराबर 954। x बराबर 954 गुना 100 बटे 8 गुना 9। 8 और 9 से जरूर ये कटेंगे, इनको काट के देख लीजिए एक बार, कटता है नहीं कटता। 8 से देखिए, 8 एकम 8 1 5, 8 एकम 8 से तो नहीं कटेगा। 9 से ट्राई करते हैं, 9 से कटता है, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 6 54, 9 से कट जाएगा ये 106 बार। 9 एकम 9, 9 6 54, 9 से कट गया 106 बार। 9 आपका खत्म हुआ, यहाँ से बचा आपका 106 गुना 100 बटे 8। 8 से कट जाएगा आपका 12.5 बार। अब 12.5 और 106 की आपको मल्टीप्लाई करनी है। 12.5 ये गुणा कर लो आप, 5 अंक 30, या ऐसे मत करिए, ऐसे तो लंबी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। इसको यहीं से आगे दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं। 106 गुना 100 बटे 8। 2 से काट दिया 4, 2 से काट दिया 50, फिर 4 से देखिए, 4 से कटता है 4 दूनी 8, 2 6, 4 से नहीं कटेगा। 106 गुना 50 बटे 4, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 25, 2 से काट दो इसको, 2 से कट जाएगा ये 53 बार। अब आपको करना है 53 गुना 25, 25 से 75, 5 हासिल लगे 7, 25 पंजे 125, 7 132, तो 1325 इसका आपका अंकित मूल्य आ गया। अंकित मूल्य आपका कितना आ गया? 1325। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा परेशान कर रही थी यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको इस यहाँ से भी ये क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन ये इसलिए बताया ताकि आपको आसान पड़ जाए। कैलकुलेशन आपकी प्रैक्टिस से तैयार होती है और इसका फायदा आपको यही मिलता है कि आपको ये देखना है कि क्वेश्चन को कहाँ से किस तरह से सोल्व करना है। यहाँ के बाद आप इसको कई प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन सोल्व करने का जो भी आपको इजी मेथड लगे, जैसे आप जल्दी से जल्दी कर सके, उसी मेथड को अपनाइए जो आपको आसान रहे। तो कैलकुलेशन करने के बाद उत्तर आता है आपका 1325। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वो होगा 1325। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी आगे के सवाल भी हम करने वाले हैं इसी सेशन में।
साथियों अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मिक्स करके क्वेश्चन आपको दिया है, इसको मिला दिया गया है और आपसे पूछा गया है मूलधन। इस क्वेश्चन में सवाल देख लो, सवाल कहता है एक निश्चित मूलधन पर 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपए कम है। जो साधारण ब्याज मिला है या साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 1 रुपया है। मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, सवाल को करने का पैटर्न ये है, सबसे पहले मान लो हमारे पास कोई मूलधन है 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए पे 2 साल का अगर साधारण ब्याज हमें निकालना है, 1 साल का 10% है तो 2 साल का हो जाएगा 20%। पहले साल 10%, अगले साल 10%, तो सीधा सीधा हो जाएगा 20%। तो 20% निकालेंगे तो साधारण ब्याज जो आपका आएगा, साधारण ब्याज वो आएगा 2 साल का 20 रुपए। हमने 100 रुपए मूलधन माना है, अपनी तरफ से माना है, जरूरी नहीं यही इसका उत्तर हो। अब हमें 100 रुपए पे निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, दर है हमारी 10%, समय है 2 वर्ष। ठीक है, ये हमारे पास 100 रुपए है, पहले वर्ष दूसरे वर्ष। पहले वर्ष केवल साधारण लगता है, 10% साधारण लगेगा 10 रुपए, दूसरे वर्ष भी क्या लगेगा 10 रुपए। दूसरे वर्ष क्या है, इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो ब्याज लगेगा 10 का 10%, 10/10 गुणा 100, तो ये सीधा हो जाएगा आपका 1 रुपया। तो टोटल जो ब्याज होगा वो आपका 10 + 10 + 1 होगा, यानी ब्याज होगा 21 रुपए। यानी 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज की राशि है आपकी 21 रुपए। ठीक है, साधारण ब्याज 20 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपए, दोनों का जो अंतर है वो है आपका 1 रुपये। इसका मतलब क्या है, जो सवाल में जो अंतर दिया है वो भी 1 है और हमारा भी अंतर 1 ही आया है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि सवाल का मूलधन क्या है, 100 रुपए है। 100 रुपए इस सवाल का क्या है, मूलधन है, जो मूलधन हमसे पूछा गया है। अगर ये अंतर सेम नहीं आता तो यहाँ से हम क्वेश्चन को कंडीशन ऐसे रखते हैं, मान लीजिए ये अंतर आ गया आपका, ये आ गया आपका 0.5 रुपीज, तो हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना है 0.5, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर कितना है 1, हमारे अकॉर्डिंग मूलधन कितना है 100 रुपए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूलधन कितना है वो यहाँ से रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 100 × 1/0.5 करेंगे, इससे काट देंगे इसको, उत्तर आ जाएगा 200, तब मूलधन होगा आपका 200 रुपए। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, इसका मूलधन 100 ही रुपए था, 100 ही हमने माना था, इसलिए उत्तर 1 रुपया ही आया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस सवाल को नोट करके रख ले अपने पास। बाकी 2 क्वेश्चन और इस सेशन के बचे हुए हैं, उनको देख के जाइएगा, कंप्लीट करके जाइएगा, देखना कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। साथियों ये सवाल देखो, ये सवाल कितना बढ़िया है, इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ब्याज का अंतर आपसे पूछा गया है, अंतर आपको निकालना है, दोनों ब्याज आपको कैलकुलेट करने हैं। ये सवाल आप तभी कर पाएंगे जब आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के बारे में जानकारी हो। मैं आज आपको जो तरीका बता रहा हूँ कैलकुलेट करने का, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें दोनों एक साथ कैलकुलेट हो जाते हैं और दोनों का अंतर भी एक साथ कैलकुलेट हो जाता है। इससे आपको फायदा ये होगा कि ऐसे क्वेश्चन में आप जल्दी से हिट कर पाओगे आंसर। अब देखो कैलकुलेट कैसे करना है। सबसे पहले आप देखिए, रेट क्या है 10%, समय कितना है 3 साल और रुपए हैं आपके 2000। अब देखो 3 साल आपके पास है, 2000 रुपए की आपकी राशि है, दर है आपकी 10%। ये आपका पहला साल, ये आपका दूसरा साल और ये आपका तीसरा साल। ठीक है, तीनों साल में साधारण ब्याज हमेशा समान रहता है। ठीक है, 3 साल की बात हुई है तो 3 तक ये कॉलम बना लेते हैं। ये पहला साल है आपका, ये दूसरा साल और ये आपका तीसरा साल। देखो 10% है 3 साल के लिए, 2000 रुपए पे है। 2000 रुपए का अगर साधारण ब्याज हम निकालते हैं, 1 साल का 10% निकालेंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा आपका 200 रुपए। ये आ गया आपका 200 रुपए। ठीक है, साधारण ब्याज हर साल समान रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, दूसरे साल भी 200 ही रहेगा और तीसरे साल भी 200 ही रहेगा। चक्रवृद्धि में क्या होता है, पहले साल कुछ नहीं होता, दूसरे साल ब्याज पे ब्याज लग जाएगा, यानी जो ब्याज मिला है उस पे भी ब्याज लगेगा। तो ये तो पहले से है मूलधन, इस पे नहीं लगेगा, अब लगेगा केवल ब्याज पे। अभी ब्याज कितना है 200 रुपए, 200 पे लगेगा 10%, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 × 20, ये आ जाएगा 20 रुपए। अब तीसरे साल क्या होगा, जो पहला पूरा ब्याज है उस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। तीसरा साल लगेगा आपका 200, 200, 400 और 20, 420 पे। तीसरा साल क्या लगेगा आपका 420 पे लगेगा, 10% बटे 100, ये लग जाएगा आपका 42 रुपए। तो ये इधर ये है आपका साधारण ब्याज और ये है चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और इस पूरे को मिला देंगे तो हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। इससे तीनों आंसर आप एक साथ दे सकते हैं। अगर साधारण ब्याज बताऊं तो कितना होगा 600 रुपए, अगर चक्रवृद्धि ब्याज बताऊं तो कितना होगा 600, 620 और 42, 662, और अगर अंतर बताना हो तो अंतर हो जाएगा
सिर्फ 62 रुपए। तो आपसे पूछा गया दोनों ब्याज का अंतर, तो आपका आंसर हो जाएगा 62 रुपए। तो इस ट्रिक से क्वेश्चन को करने का, इस मेथड से करने का ये फायदा होता है कि अंतर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज तीनों ही एक साथ कैलकुलेट हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये मेथड अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइए, दोबारा इस सवाल को कराऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। अभी देखते हैं, एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ है इस सेशन का, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दोस्तों, अब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उन सारे सवाल में सबसे बढ़िया सवाल ये है, अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, और ये पार्टनरशिप पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझो ध्यान से, क्या एग्जामिनर पूछ रहा है और कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, तीन पार्टनर एक्स वाई जेड ने लाभ साझा किया। एक्स वाई जेड ने कोई पार्टनरशिप खत्म करी है, उसके बाद जो उनका लाभ है उसको आपस में बांट लिया है। यदि कुल लाभ 3000 रुपए है, तो आपको एक चीज बता दी गई, कुल लाभ आपको बता दिया 3000 रुपए। ठीक है, इस बात को नोट कर लो। आगे क्वेश्चन कहता है एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपए कम है। ठीक है, तीन हिस्से होंगे, एक्स वाई और जेड। ठीक है, पहली लाइन है एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपए कम है, यानी एक्स का जो हिस्सा है वो जेड से 400 रुपए कम है। तो जेड के पास 400 रुपए ज्यादा हुए, तो हमें जेड को क्या देना है, हमें जेड को देने हैं 400 रुपए। तो इसमें से 400 रुपए निकाल के एक तरफ रख लो, एक साइड में रख लो। जो 400 रुपए हमें जेड को देने हैं वो 400 रुपए हमने पहले निकाल के अलग रख लिए। तो अभी हिस्सा कितना बचा आपका, जो बटना है अभी बटना है 2600 रुपए। अब आगे देखिए क्या कहता है, और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपए कम है, यानी वाई के पास जेड की तुलना में 200 रुपए कम है। जेड के पास तो 400 रुपए ज्यादा है और जेड से 200 रुपए कम वाई के पास है। तो वाई को हमें कितने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, वाई को भी 200 रुपए देने पड़ेंगे, तभी तो जेड से 200 रुपए कम होंगे वाई के पास। कहता है देखिए, वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपए कम है, यानी जेड के पास जितने रुपए हैं उससे कम वाई के पास है। तो 200 रुपए हमें किसे देने पड़ेंगे, वाई को देने पड़ेंगे। तो वाई का 200 रुपए भी आप एक तरफ निकाल के रख लीजिए। जब 200 रुपए आप और निकालेंगे इससे, तो आपके पास बचेंगे 2400 रुपए। अब इन 2400 रुपए को तीनों में बराबर बराबर बांट दो। तीनों में बांटेंगे तो एक के हिस्से में आएंगे 800 रुपए। एक्स को मिले 800 रुपए, वाई को मिले 1000 रुपए और जेड को मिले 1200 रुपए। यही इनका रेशो बन जाएगा। 2 जीरो आपकी खत्म हो जाएगी, 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 छिक 12, 4 5 6 का रेशो आ जाएगा इनके लाभ का। एक बार दोबारा समझ लो, ये कहता है एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपए कम है, यानी एक्स के पास 400 रुपए कम है जेड से, तो जेड को हमने 400 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। अब देख लो इस क्वेश्चन में, जब ये जो 400 रुपए हमने एक्स्ट्रा दिए थे ना, ये एक्स से यहाँ पे ज्यादा बड़े हैं। अगर ये 400 रुपए इसके पास ना हो तो इसका हिस्सा एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब वो आगे कहता है वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपए कम है, यानी वाई के पास 200 रुपए कम है जेड से। तो जेड को हमने प्लस 400 दिए हैं, तो वाई को प्लस 200 दे देंगे, तो इसके पास 200 कम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ऐसे करके तीनों को हिस्से हमने बांट दिए, 800 800 रुपए फिर तीनों को दे दिए। 800 इसे मिले, 1000 इसे मिले, 1200 इसे मिले, टोटल योग इनका 3000 बनता है। तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो रेशो आ जाएगा 4:5:6। तो दोस्तों, ये आपके 9 क्वेश्चन हो चुके हैं इस सेशन के। क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, ये 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। और ये आपका था, ये 27 जनवरी 2019 का शिफ्ट 2 का पेपर था आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैथ्स के इसमें करा रहा हूं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। इससे आपको क्वेश्चन से पता लगता है कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेवल क्वेश्चन का पता लगता है। साथ ही साथ में क्वेश्चन सोल्व भी करा रहा हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बताइए, दोबारा क्वेश्चन को ऐड कर लेंगे। दूसरी चीज, कोई आपके पास भी कोई डाउट है, कोई सवाल है जो आपको सोल्व नहीं हो रहा है, आपसे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे मेरे इंस्टाग्राम पर सेंड कर दीजिए, उसको भी वीडियो में ऐड कर लिया जाएगा बाद में। अब लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे 9 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद में आपके क्वेश्चन को ऐड कर लूंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। यही सीरीज चलती रहेगी, लास्ट तक चलेगी, आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।